Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Talha Najib and welcome to our channel. So first of all, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक बवक्त पहुंच सके। सो कम टू अवर टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ठीक है। Since the time of origin of the life on this planets, various organisms were evolved and dominated this planet during various the periods of the geological time chart. जब से हमारा ये प्लेनेट वजूद में आया है उस टाइम से अब तक बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ख़त्म हो गए हैं और जो बच गए हैं, इवॉल्व यानी कि निकल चुके हैं इस टाइम चार्ट से, इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से, और डोमिनेटेड जो बचे हुए हैं। एग्जाम्पल अगर दे दें तो डायनासोरस बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। पहले होते थे, अब नहीं है वो आज के दौर में। और डोमिनेटेड यानी कि जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मौसम या क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से ढाल लिया, जिसने वो डोमिनेट हो गया, जो अब तक बचे हुए हैं। This has been found by the convenience obtained from the discovery of the study of the fossils. अब हमें कैसे पता लगता है कि ये चीज इतने साल पुरानी है, या ये दरख्त इतने साल पुराना है, या ये एनिमल इतने साल पहले होते थे। जिस तरीके से अब हमें नहीं पता कि डायनासोरस कितने साल पुराने थे, हम इंसानों ने तो उसे देखा ही नहीं, फिर हमें कैसे पता लगता है कि डायनासोर्स थे और कितने साल पहले थे। तो ये सारी स्टडी जो होती है ये किसके जरिए होती है? फॉसिल्स के जरिए होती है। अच्छा जी, फॉसिल्स क्या होते हैं मैं आपको बताता चलूं। फॉसिल्स जो होते हैं आइदर डेड और द रिमेन मार्क्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या किसी भी चीज के जो निशान होते हैं, डेड निशान, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। यानी कि अगर हम एक कॉमन एग्जांपल है, अगर हम दरख्त किसी ट्री को देखना चाहें कि वो कितने साल पुराना है, तो उसको सेंटर से काटें और उसके दरमियान जो राउंड राउंड लाइंस हैं वो अगर हम देखें कि ये कितनी लाइंस हैं, 20 लाइंस हैं, तो मतलब कि ये 20 साल पुराना है। इस तरह फॉसिल्स जो हैं ये साइंस होते हैं किसी भी डेड चीज के, जो खत्म होने के बावजूद भी पत्थरों या जमीन के उस हिस्से पे जम जाते हैं, जिसको हम स्टडी करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराने थे। एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस अ न्यू लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स आर लेड डाउन। सेडिमेंट्स की लेयर किसे कहते हैं? तह को कहते हैं लेयर्स, और सेडिमेंट्स पत्थरों की जो तहें होती हैं। द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर। अब जो सबसे पुराना जानवर है या सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है जो, वो सबसे नीचे वाली लेयर में होगा। वो उधर मरा, उसके बाद उसकी हड्डियां वहां पे हुई, उसके बाद हवा चली, उसके बाद पत्थर गिरे, जो भी सिस्टम हुआ उसके ऊपर आ गया। अब उसके ऊपर एक और लेयर बन गई, फिर एक जानदार या कोई भी चीज खत्म हुई, मरी, उसके ऊपर आ गई, उसके निशान उसके ऊपर आए, फिर ऊपर फिर एक लेयर बन गई। तो ऐसे जो जानदार या जो भी चीज सबसे नीचे होगी ना, वो मतलब सबसे पुरानी है, सबसे ओल्ड उसकी एज है। इसको हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। In addition, it is possible to date age rock by comparing amount of certain radioactive isotopes they contain. Older sediments layer have less specific radioactive। ये वही उन्होंने कहा हुआ है कि हम आइसोटॉप्स के जरिए भी पता लगा सकते हैं। जो सबसे पुराना होगा, ठीक है, उसके आइसोटॉप्स कम होंगे। क्यों कम निकलेंगे? उसके अंदर से रेडिएशंस कम निकलेंगे क्योंकि वो जमीन के बहुत नीचे होगा। जाहिर सी बात है उसके रेडिएशंस कम होंगे। अब एक बंदा आपसे 2 मीटर के फासले पे है, उसकी आवाज आपको करीब से सुनाई जल्दी देगी। जो 10 मीटर के फासले पे है उसकी आवाज आपको कम सुनाई देगी। इसी तरह से जो चीज जमीन से बहुत नीचे दबी हुई है उसके रेडियोएक्टिव जो होंगी आइसोटॉप्स, वो हमें कम मिलेंगे, और जो ज्यादा है उसे ज्यादा मिलेंगे। इस तरीके से A comparison of the layers give an additions to the relative age of the fossils found in the rock। वही बात जो बताई है कि इनकी जो एडिक्शंस हैं फॉसिल्स की, वो हमें एज बताती हैं पत्थरों में कि कितनी ये पुराने हैं फॉसिल्स किस चीज की। ये पत्थरों पे उनके जब निशान आ जाते हैं तब। ये हमारे पास एक चार्ट है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक, इसको हम कहते हैं फाइलेटिक लिंकेज। ठीक है जी। When we look at the biodiversity, the number of variety of species is in the place. We found there are nearly 25 lakh
ठीक है ना। 25 लाख स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म करंटली नोन टू द साइंस। इस टाइम साइंस को ये मालूम है कि 25 लाख स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं। 25 लाख यानी अलग अलग किस्म के जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं। उनमें से आधे से ज्यादा जो हैं, मोर देन हाफ ऑफ दीज आर इंसेक्ट्स, वो जो है इंसेक्ट्स हैं। और बाकी 17.6 जो हैं वो क्या है, प्लांट्स की स्पीशीज है। और बाकी 19.9 जो हैं एनिमल्स की हैं। और एनिमल्स एंड 19.9 एंड 9.4 जो हैं वो हमारे पास फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये चीजें हैं। दिस लिस्ट इज फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट। अच्छा, हैरानी की बात देखें, 25 लाख स्पीशीज इस टाइम नोन है साइंस को, यानी कि 25 लाख मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं इस दुनिया में। लेकिन अभी भी ये जो लिस्ट है ये इनकम्प्लीट है, अभी भी को कंप्लीट होने में भी बहुत दूर है। ये अभी इसको काफी टाइम लगेगा इस लिस्ट को कंप्लीट होने में। तो हो सकता है कितने पता नहीं स्पीशीज हों, उन्होंने बताया हुआ है, ये जो एस्टिमेट लगाया है 5 to 30 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 5 मिलियन 50 लाख से 30 मिलियन कितने होंगे पता नहीं कितने सौ करोड़। ओनली दीज 2.5 मिलियंस आर आइडेंटिफाई, और जिसमें से अभी 2.5 आइडेंटिफाई हुए हैं, बाकी अभी नहीं हुई। देखिए, ये इंसान खुद ही बता रहा है अपनी बेबसी का आलम कि इतनी तरक्की करने के बावजूद भी अभी उन्होंने आधी स्पीशीज का भी नहीं पता किया। 5 मिलियन से 30 मिलियन तक हैं और इंसान को अभी तक सिर्फ 2.5 मिलियन स्पीशीज का पता है जो रहती है। The life of today has come existent through the phyletic linkage or evolving populations of the organisms in the remote past। ये वही है कि फाइलेटिक लिंकेज एक लिंक हो गया कि हम आज जिस इरा में हम जी रहे हैं और पिछला जो इरा गुजरा है उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है। फाइलेटिक लिंकेज इन एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट इन द एंसेस्टर डाउन द डिस्टेंटेड सीक्वेंस विद ईच लेटर स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड। ये वही है कि हमारे दादा परदादा कैसे रहते थे और आज हम कैसे रह रहे हैं। एंसेस्टर यानी कि हम, एंड डिसेंडेंट यानी कि हमारे पिछले। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड, ये शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है और न्यू जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने स्मार्ट सिलेबस इंट्रोड्यूस करवाया है उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उन्होंने दिया हुआ है। साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज। साइंस जो है ये पूरा एक सिस्टम है और ये एक नॉलेज है। लाइक अदर साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंस आर आल्सो अ सेट ऑफ द मेथडोलॉजी। और साइंसेस की तरह इसकी भी एक मेथडोलॉजी है, यानी कि वो किस बेस के ऊपर काम कर रही है। इट ऑलवेज बीइंग विद द चांस ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले इसमें जो है वो है हमारे पास ऑब्जर्वेशन बनती है, ऑब्जर्वेशंस बनती होती हैं इसमें। ऑब्जर्वेशन क्या है जी, कोई भी चीज हमने ऑब्जर्व की है, हमें कोई भी चीज की ऑब्जर्वेशन पता है, उसके बाद ही हम उसका नेक्स्ट स्टेप कर सकेंगे। ऑब्जर्वेशन अब दो टाइप की हैं, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो हैव एक्यूरेसी ओवर द क्वालिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव है वो जरा एक्यूरेट होती है और जो क्वालिटेटिव है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है, अब मीन हमने कोई चीज को ऑब्जर्व किया है हम देखते हैं कि यार ये छोटी है, हम कहते हैं ये छोटी सी चीज है, ये हमारे पास आ गई क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब हम कहते हैं ये छोटी है और इसका साइज 5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास क्वांटिटेटिव है क्योंकि हमने उसको जरा एक्सप्रेस कर दिया है और उसका साइज बता दिया। ठीक है, एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा एंड फॉर्म। वो जो ऑब्जर्वेशन करता है ऑब्जर्वर, यानी कि मैंने कोई ऑब्जर्वेशन किया तो मैं उसको एक डाटा और फॉर्म के अंदर एक स्टेटमेंट लिख के अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। उस स्टेटमेंट को या उस एक्सपीरियंस, लिखे हुए एक्सपीरियंस को हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। ठीक है, at this stage we should look at the way of the devising hypothesis. There are two way of formulating hypothesis, can be result of the deductive reasoning or it can be consequence of the inductive reasoning. ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं।
डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक से तरफ चलता है, और इंडक्टिव रीजनिंग हमें देख लें कि स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ चलता है। ये दो डिफरेंस हमें जरूर याद रखने चाहिए। उसके बाद है जी एग्जाम्पल, हम देखें डिडक्टिव रीजनिंग की। इफ ऑल birds have wing and sparrow are bird, then we conclude sparrow has wings too। अगर हम ये मानते हैं कि सारे जो birds हैं उसके wings होते हैं और sparrow जो है वो भी bird है, तो उसके भी wings होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब इसमें हम इंडक्टिव रीजनिंग में अगर आके देखें, इफ वी नो स्पैरो हैव विंग्स एंड आर बर्ड, अगर हम देखें स्पैरो के पास विंग्स भी हैं और बर्ड भी हैं, देन जो ईगल, पैरिट, हॉक हैं, ठीक है ना, ऑल बर्ड्स हैव विंग, तब और बर्ड्स के भी विंग होंगे। पहले हमने कहा सब बर्ड्स के विंग्स हैं, तो स्पैरो भी बर्ड है, उसके भी विंग्स होंगे। इंडक्टिव में क्या कहते हैं, स्पैरो के बर्ड विंग्स हैं और वो भी बर्ड हैं, तो बाकी बर्ड्स के भी विंग होंगे। ये हमारे पास एक डिफरेंस आ जाता है इंडक्टिव एंड द डिडक्टिव रीजनिंग में। ये अक्सर औकात आ जाता होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइंटिफिक लॉ किसको कहते हैं। साइंटिफिक लॉ, a scientific law is the uniform or constant fact of nature. It is virtually and infutable theory। साइंटिफिक लॉ क्या है? साइंटिफिक लॉ है कि जो नेचर ने बनाया है और वो कभी चेंज ना हो सके। जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब की तरफ गुरूब होता है, इस तरह अल्लाह एक है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये कभी झुटलाया ही नहीं जा सकता, कभी ये गलत हो ही नहीं सकता। ये अब हमें पता है दिन को रोशनी है और रात को अंधेरा है, ये तो नहीं हो सकता कि दिन को अंधेरा हो जाए। हाँ, वो कुछ फैक्ट है, सूरज गिरहन जैसे चांद गिरहन होता है वो तो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन एक फैक्ट है कि दिन को अंधेरा नहीं होना और रात को अंधेरा होना है, ये चीज कभी बदलेगी नहीं। इस चीज को हम साइंटिफिक लॉ कहते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। सो इसको स्टडी कीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा या हमें मेल कीजिएगा, जरूर इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे और जरूर जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।